अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, इतने खुश चेहरे के साथ आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि WWE का फ्यूचर इंडिया में बहुत तगड़ा होगा और WWE भी इस बात को समझ चुकी है अब, क्योंकि स्मैकडाउन अगर आपने देखी होगी, जो कि मैंने देखी, मैंने जस्ट अभी 2 घंटे पहले देखी क्योंकि ये सुपरस्टार स्पेक्टिकल की वजह से टाइम नहीं मिला। तो वहां पर स्मैकडाउन में ये बोला जाता है कि जो सुपरस्टार स्पेक्टिकल का क्राउड था वो WWE की हिस्ट्री में लाउडेस्ट एंड रॉकेस्ट क्राउड्स में से एक था। तो ये वाली स्टेटमेंट अगर WWE टेलीविजन पर बोली जा रही है तो आप लोग सिर्फ सोच सकते हो WWE की हिस्ट्री का बोल दिया उन्होंने। WWE की हिस्ट्री कब से चल रही है सोचो, और ये किस अटेंडेंस में था, 5 से 7 हजार वाली अटेंडेंस में। और WWE ने वो शो भी करे हैं जहां पर 50-50, 60-60, 70-80 हजार भी शोज होते हैं। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया के इवेंट को मिलना, यहां से डेफिनेटली एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। और ब्राइट फ्यूचर है ही, बस ये कि WWE के जो एफर्ट्स हैं वो पिछले सालों में कम लग रहे थे, लेकिन ये जो उन्होंने सुपरस्टार स्पेक्टिकल इवेंट किया, इससे उनको अब अच्छे से आइडिया पड़ गया होगा कि इंडियन फैंस जब एक साथ जमा होते हैं तो उनसे ज्यादा क्रेजी फैंस WWE के लिए और कोई नहीं हो सकता। पोर्टो रिको की बात कर लो, कनाडा का क्राउड, MSG का क्राउड, कोई भी क्राउड सामने रख लो, लेकिन वो सुपरस्टार स्पेक्टिकल में जो हुआ और जीवन जो मैंने खुद सामने से भी एक्सपीरियंस किया, पीछे से हर जगह से, वो कुछ अलग लेवल का था और WWE ने भी उसको एक्नॉलेज कर लिया है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले आज स्मैकडाउन से शुरू करते हैं। देखो स्मैकडाउन मैंने नई वीडियो बनाई उसकी, क्योंकि पूरा सुपरस्टार स्पेक्टिकल कवर करने में टाइम गया, फिर मेरे को भी उतना टाइम नहीं मिला उसको लेके। तो अभी मैं थोड़ा बहुत आपको स्मैकडाउन का बता देता हूँ, ऐसा पूरा शो नहीं कवर कर रहा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो थी। सबसे पहले तो जिमी ऊसो ने रंग बदल दिए अपने। जिमी ऊसो अब तक कह रहे थे वो ब्लड लाइन का पार्ट है नहीं है, लेकिन आज इस बार वो वी द वंस की वो पहन के आए थे। पॉल हेमन के साथ वो फेवर कर रहे हैं और आज उनका एजे स्टाइल्स के साथ, मतलब स्मैकडाउन में उनका एजे स्टाइल्स के साथ मैच भी था। तो पॉल हेमन ऐसे बताते हैं कि जब तक रोमन इन नहीं कहेगा तब तक तू इन नहीं है, और अगर तू एजे स्टाइल्स को हराएगा तो फिर तुझे कैसे इन करवाना है वो मैं देख लूंगा। इवन पॉल हेमन को हमने ये भी देखा कि वो पॉल हेमन को बचाने के लिए भी आते हैं जब एजे स्टाइल्स उनको उनका कॉलर ऐसे पकड़ते हैं। और शो पर उनका मैच भी था। मैच तो वैसे वो हार गए, लेकिन मैच के दौरान सोलो सिकोवा भी आते हैं रिंग साइड में पॉल हेमन के साथ। मतलब कि वो एक तरीके से जिमी ऊसो के, एक तरीके से क्या, जिमी ऊसो को बैक करने के लिए ही था, लेकिन मामला खराब हुआ जिमी ऊसो के लिए, क्योंकि एजे स्टाइल्स ने सबको ही ऐसा लपका दिया और अपने फिनोमिनल फोरआर्म के साथ उन्होंने मैच में विक्ट्री ले ली। लेकिन उसके बाद एक और ट्विस्ट आया स्मैकडाउन में। ट्विस्ट ही ट्विस्ट थे, अनएक्सपेक्टेड चीजें थी, क्योंकि एंड में फिन बैलन, डेमन प्रीस्ट आके एजे स्टाइल्स को दोबारा से रिंग में फेंकते हैं कि ले सोलो सिकोवा, ये तेरा खाना है, तेरा शिकार है, इसका शिकार कर ले। तो हमने पहले भी देखा था कि पॉल हेमन ने, हमने ब्लड लाइन और जेडी को आमने सामने, मतलब एक साथ होते हुए देखा है अपने एक अग्रीमेंट के ऊपर कि तुम हमें बदले में ये दोगे तो हम ये करेंगे। तो ये एंगल देख के फिर से ऐसी नई नई चीजें अभी चल रही है कि कुछ तो चलने वाला है। अभी जिमी ऊसो बाहर नहीं हुए, इन नहीं है, रोमन रेंस आएंगे, सोलो सिकोवा वाला एंगल, तो सब कुछ यहाँ पर है। और जे ऊसो पहुंच गए मंडे नाइट ड्रॉ में। तो ब्लड लाइन का मामला जैसा कहा ही था कि अभी तो बॉटम ऑफ द थर्ड चल रहा है, वही देख के समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज थी स्मैकडाउन से, और वो था जब बॉबी लेस्ली की पूरी फैक्शन ने आके कन्फ्रंट किया फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टेरियो को। और वो यहाँ पे इवन रोमन रेंस का रेफरेंस भी देते हैं कि ब्लड लाइन जो है क्रम्बल कर रही है, रोमन रेंस की ब्लड लाइन कर रही है और हम आगे राइज करेंगे, वो टीम तुम नहीं होगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि पहली कोई सीरियस फ्यूड मिलने वाली है बॉबी लेस्ली की इस टीम को, जिसका नाम पता नहीं, शायद WWE ने कुछ दिया नहीं, बहुत जल्दी दे देना चाहिए और मजा आएगा इसको भी देखने में। तो ये मेजर स्मैकडाउन के कुछ टॉकिंग पॉइंट थे। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप भी आपको बताया था, ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्मैकडाउन के शो के रिव्यू के साथ ही मैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बता रहा हूं। तो ये 2 मिलियन से थोड़ी सी नीचे पहुंच गई है, 1.969 मिलियन व्यूअर्स। तो पहले 2 मिलियन से ज़्यादा थी, बट कोई बात नहीं, ये ओवरनाइट नंबर्स है। मेरे ख्याल से जो फाइनल नंबर्स हैं वो इससे थोड़े से ज़्यादा ही होंगे। ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी फैन फेवरेट सुपरस्टार बने हुए इस समय। उनके हील टर्न के रूमर्स काफ़ी सुन रहे हैं, देखते हैं वो चीज़ कब तक होती है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने एक बात क्लियर कर दी और सही में ये बहुत बड़ी राहत की सांस है हार्डकोर और डाई हार्ड रेसलिंग फैंस के लिए, WWE फैंस के लिए। ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि उनका कोई भी प्लान नहीं है किसी और जगह पे जाके अपना करियर देखने का। इस पॉइंट पर अभी उनका पूरा फोकस सिर्फ WWE पे ही है और अभी वो कुछ ऐसा प्लान भी नहीं कर रहे कि वो बाहर कोई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। WWE ही उनका होम रहने वाला है। तो ये आई थिंक स्टेटमेंट WWE सुन के भी लगेगा कि हाँ, इस सुपरस्टार के ऊपर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो बंदा है जो कि हमको आने वाले टाइम में लगातार अपनी सर्विस देने वाला है। अब ये चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब रोमन रेंस के बारे में हम सुनते हैं कि उनका तो अब आखिरी साल चल रहा है 2024-25 में, तो फिर वो चले जाएंगे और फिर वो WWE के साथ रेगुलर नहीं होंगे। चलो रेगुलर तो अभी भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये तो है कि WWE के लिए ही हैं, छुट्टियों पर जाते हैं, लेकिन तब मामला बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। डैनियल ब्रायन AEW के अंदर ब्रायन डैनियलसन की बात करें तो उन्होंने कोलिजन पर यह कहा कि ये उनका प्रोफेशनल रेसलिंग में आखिरी साल हो सकता है। तो शायद हम कुछ
लास्ट टाइम ही देख रहे हैं डैनियल ब्रायन को, ब्रायन डैनियल्सन को। और एडब्ल्यू के अंदर अगर मैं बोलूँ मुझे कौन सी पर्सनालिटी या फिर इन जनरल जो नेचर जो बिहेवियर है डैनियल ब्रायन को मुझे काफ़ी इंप्रेस करता है, तो अच्छी होपफुली उनको रिटायरमेंट मिले। और सही भी है, डैनियल ब्रायन अपनी जो है करियर ओवर करने के बाद वापस आया और उसके बाद ऐसे करियर बनाना, तो भाई उसके लिए तो उनके लिए उनको तो अप्रिशिएट करना बनता ही है। गुंथर के बारे में बात करते हैं हम, तो गुंथर को लेके और इंपीरियम को लेके कुछ प्लान्स हैं। सबसे पहले तो टैग टीम अपॉर्चुनिटीज के लिए इंपीरियम को आगे लेके जाया जाएगा। गुंथर को बहुत सारे लोग कह रहे हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाने के लिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी उसको होल्ड पर रख रही है, वो इतना ज्यादा चीजों को रश नहीं करना चाहती। बेसिकली गुंथर के अराउंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो रेन रहा है, इसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गुंथर का मंडे नाइट रॉ में सेलिब्रेशन वाला सेगमेंट भी होने वाला है। और गाइस जो मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट था, जहां पर चैट गेबल और गुंथर ने मेन इवेंट किया था, उसको बैक स्टेज जब ये दोनों सुपरस्टार पहुंचे तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। और कोडी रोड्स का ऐसा कहना है कि जब ये कुछ होता है तो समझ लो तुमने कुछ बहुत कमाल का और बहुत कुछ अलग काम किया है। तो जो प्रेज है दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा है। मैं भी बहुत लकी था कि सुपरस्टार स्पेक्टिकल में गुंथर के साथ में मिला, और एक वीडियो आ रही है अभी थोड़ी देर में व्लॉग चैनल पे इसी सुपरस्टार स्पेक्टिकल ये मेल मिलाप के बारे में, तो आप लोग उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना। और लेकिन गुंथर के तो भाई बड़े दिन चल रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ के लिए काफ़ी हार्ड वर्क भी किया है। पे बैक के बारे में बात करें तो पे बैक के टाइम पे जो मर्चेंडाइज वगैरह का सीन था, उसमें कोडी रोड्स ने कुछ ऐसा किया है जो कि अप्रिशिएट करने वाला है बहुत ज़्यादा। और जॉन सीना को उन्होंने मर्चेंडाइज के नंबर में पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 पर जो सुपरस्टार सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज बिकवाने वाला था अपना, वो थे कोडी रोड्स, और उसके बाद सेकंड नंबर आता है जॉन सीना का। और जॉन सीना को किसी भी टाइम पे बीट करना, ये एक्सक्यूज़ ना देते हुए कि वो पार्ट टाइमर है या फिर वो रेयरली आते हैं, किसी भी मौके पर अगर बीट करते हो जॉन सीना को तो तुम्हारी भाई वैल्यू तो है बहुत ज़्यादा। और वो काम कोडी रोड्स ने यहाँ पर किया भी है। अभी जब जॉन सीना सुपरस्टार स्पेक्टेकल के लिए इंडिया आए हुए थे, तो जो मीडिया ने उनसे क्वेश्चन किया रोमन रेंज के बारे में, तो रोमन रेंज को लेके उनका एक सिंपल सा आंसर था। और मुझे कभी कभी पता नहीं जॉन सीना की बातों में बिलीव होता नहीं, ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ऐसे, क्योंकि उनका नेचर इतना अच्छा है कि वो उसी कैरेक्टर में हमेशा रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पर्सपेक्टिव में आई थिंक रोमन रेंज इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं बोला उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये रोमन रेंज को लेके उनकी स्टेटमेंट है। अब या तो सच में ही वो इतना पसंद करते हैं रोमन रेंज को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ये बोला है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ बोलने के लिए बोला, बट मैं जॉन सीना पे बिलीव करूंगा। वो कह रहे हैं रोमन रेंज को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उनकी नज़र में, तो आई थिंक फिर ये एक अच्छी बात है। रोमन रेंज को तो वैसे अब बहुत ज़्यादा प्रेज मिल ही रहा है, एटलीस्ट इस ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर ने आके रोमन रेंज को वो चीज़ें दिलवाई हैं जिस चीज़ के लिए वो डिजर्विंग थे। आज से 4-5 साल पहले वाला रोमन रेंज तो भाई इमेजिन ही नहीं हो रहा मेरे से। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी भी रोमन रेंज से रिलेटेड है। और अभी तो आपको पता है रोमन रेंज टेलीविजन से गायब हैं। मैंने आपको बताया था कि फास्ट लेन के बाद उनके जो आने के रूमर्स हैं, ठीक उसके बाद वो आ जाएंगे। तो गाइस करंटली एक गुड न्यूज़ है रोमन रेंज के बारे में, और वो ये है कि जब रोमन रेंज वापस आएंगे तो एक बार फिर से वो लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज करने वाले हैं। उनका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी होगा ये ब्लड लाइन के ड्रामा के अराउंड, अपनी स्टोरी लाइन के अराउंड, और उसके बाद उनका पूरा फोकस रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इवन फास्ट लेन के बारे में भी आपको एक अपडेट देता हूँ कि जे ऊसो फास्ट लेन में होंगे, और अब ये भी रूमर्स हैं कि जिमी ऊसो को भी फास्ट लेन में ऐड कर दिया है। तो मतलब अभी वो टाइम शुरू होने वाला है कि जो स्पार्क है और जो आग है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में फिर से शुरू होने वाली है। वो तो बात है कि अगर रोमन रेंज हैं शो पर और वो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चला रहे हैं, तो फिर उसका एक फील बिल्कुल ही अलग होता है। और जब रोमन रेंज वापस आ जाएंगे तो उनका जो शेड्यूल होगा वो बहुत ही ज़्यादा बिजी। बहुत जल्दी अभी ब्लॉग चैनल पर वीडियो आने वाली सुपरस्टार स्पेक्टिकल के बारे में, तो आप लोग उसके लिए रहना स्टे ट्यून। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।